नमस्कार भी सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में मैं आपको संख्याओं के बारे में बता चुका हूं। जैसे अपने पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्रेम्य संख्या है, अप्रेम्य संख्या है, वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है, उसके बाद अवास्तविक है, काल्पनिक है। ये सारी संख्याएं अपने पढ़ चुके हैं। जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इन संख्याओं के बारे में अपने पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे अपने इन पे आधारित थोड़े से क्वेश्चन लेके आए अपने। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के क्वेश्चन हैं, तो ये काफी सारे क्वेश्चन हैं भाई अपने, तो ये 2-3 दिन में अपने पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, अंडरूट 2 है। अंडरूट 2 क्या है? अंडरूट 2 क्या है? धन पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अप्रेम्य संख्या है या प्रेम्य संख्या है? अपने को ये बताना है कि अंडरूट 2 क्या है। अंडरूट 2, अब मैंने आपको बताया जैसे अंडरूट 2 क्या है। अंडरूट 2 धन पूर्ण संख्या है। पूर्ण धन पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो प्लस की संख्या और एक पूर्ण संख्या, जैसे 2, 3, 4, 5, ये धन पूर्ण संख्याएं होती। ये तो नहीं होगा भी। फिर आगे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा? 0, 1, 2, 3, जिसमें माइनस की भी शामिल होगी, जैसे -1, -2, -3, तो इसमें भी ये अंडरूट वाली संख्या नहीं शामिल है, तो ये भी नहीं होगा। अप्रेम्य संख्याएं हैं। अप्रेम्य संख्याएं कौन सी होती है? अप्रेम्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं आता है। तो वर्गमूल में पूर्ण मान नहीं आता है, तो ऐसा ऑप्शन सी है। इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, स ऑप्शन हो जाएगा। प्रेम्य संख्या है। प्रेम्य संख्या जिनको अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये तो प्रेम्य संख्या भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा इसका। इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा और देखते हैं, निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है। इन संख्याओं में कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? एक प्राकृत संख्या होती है, 2 भी, 3 भी होती है, 2 भी होती है, 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, तो इसका भी क्या आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से भाज्य संख्या नहीं है। निम्न में से भाज्य संख्या कौन सी नहीं है? भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाए, तो वो संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। इनमें से कौन सी भाज्य संख्या नहीं है? 9 में 3 का भाग जाएगा, ये तो भाज्य संख्या भी, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 4 में 2 का भाग जाएगा, ये भी भाज्य संख्या नहीं है, तो हो जाएगा। इनमें से तो कोई नहीं है भाई 2, तो ये तो ऑप्शन, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा और इसका मान आएगा 2। निम्न में से भाज्य संख्या नहीं है, 2 है। ठीक है, चलिएगा आगे। शून्य है। शून्य क्या है? शून्य प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य नहीं शामिल होता है, नहीं है। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में शून्य शामिल होता है, तो फिर ये पूर्णांक हो जाएगा भी। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक भी नहीं है। धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता है, इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा और देखते हैं। प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ये पढ़ा था आपने, वास्तविक संख्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक। दशमलव संख्या नहीं कहलाती, प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर। अब देखिएगा, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी होती? अभाज्य संख्याएं अपने पढ़ी थी। अभाज्य संख्याएं स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग ना जाए, तो वो संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य संख्या का भाग ना जाए, छोड़कर अन्य संख्या का भाग ना जाए, भाग ना जाए, तो वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। ना जाए, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या, वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। इसमें बात कर रहा है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी? जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर क्या? जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, जुड़वा का मतलब 2 संख्याएं, युग्म होगा संख्याओं का। संख्याओं का एक ऐसा युग्म, संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिनके बीच का अंतर है वो डिफरेंट है, वो कितने का होना चाहिए?
दो का होना चाहिए, संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का सॉरी अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म, ऐसा युग्म या जोड़ा, ऐसा युग्म या जोड़ा जिनके मध्य दो का अंतर, दो का अंतर हो, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। तो देखिए अपने इनमें से कौन सा नहीं है, 101 और 103, 29 और 21 दे रखा है अपने को, 17 और 23 दे रखा है, 29 और 43 दे रखा है। अब देख 29 भी अभाज्य है, 43 भी अभाज्य है, लेकिन इनके बीच का अंतर 2 से ज्यादा है, तो ये तो नहीं होगा भी। 17 और 23 का अंतर देखे, 17 भी अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, लेकिन ये इनके बीच का अंतर देखे तो 6 का, ये भी नहीं होगा। 29 और 21 का देखे अपने, 29 और 21 ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, लेकिन इसके बीच में ज्यादा का अंतर है, ये भी नहीं होगा। 101 अभाज्य और 103 भी अभाज्य है, ध्यान रखिएगा। 101 मैंने आपको बताया था 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है ये, ठीक है। और 103 भी अभाज्य संख्या, लेकिन इनके बीच का अंतर देखें तो 2 का आ रहा है, अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। ट्विन प्राइम नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रेमेय संख्या है, इनमें से आपको ये बताना है कौन सी अप्रेमेय संख्या है। अप्रेमेय संख्याएं जिनका वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं आता है, अपने बात करें अंडरूट 256, अंडरूट 256 है, अंडरूट 256 का मान 16 होता है, तो ये तो प्रेमेय संख्या हो जाएगा भी, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसको हल करें, अंडरूट 7 और अंडरूट 2 घटाएंगे, तो अप्रेमेय संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है, अप्रेमेय होता है, ठीक है। प्रेमेय संख्याओं सॉरी दो अप्रेमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है। ये देखिए अपने, तो गुणा में अगर देखें तो अंडरूट 7 और अंडरूट 2 नए बाजे, इनका अंतर भी आएगा, तो एक ये होगा भी, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको हल करके देखें आगे, 147 के टुकड़े करके देख लो, 147 के टुकड़े करके देख लेते हैं अभी, इसका क्या आएगा, इसमें 7 का जा रहा है, 3 का भी जाएगा, सबसे पहले 3 का देते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बच गए, 9 तिया 27, फिर 7 का जा रहा है, 7 और 7, इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 7 अंडरूट 3, और फिर क्या है अंडरूट 3, अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से गुना करोगे तो ये 7 गुना 3, 7 तिया क्या बन जाएगा 21, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको हल करें, अंडरूट 4 का मान 2 होता है और अंडरूट 25 का मान 5 होता है, तो 5 दुआ 10, ये भी क्या है प्रेम में है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो निम्न में से अप्रेमेय संख्या बतानी थी आपको, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अप्रेमेय संख्या है, इसमें से भी आपको अप्रेमेय संख्या ही बतानी है। अंडरूट 49 का मान कितना होता है 7। अब इसको हल करके देखें, अंडरूट 50 है, इसको अपने 25 गुना 2 लिख सकते हैं, 25 गुना 2। अंडरूट 25 का मान कितना होता है 5, इनका मान अंडरूट 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अंडरूट 2, 5 अंडरूट 2 गुना अंडरूट 2, अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से करोगे 5 दुआ 10, ये हो जाएगा 5 दुआ 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा कंप्लीट 10, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको हल करें तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 और 5 हो जाएगा, 5 दुआ 10, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो अंडरूट 7 ही तो है अप्रेमेय संख्या। और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं आता है, तो ऐसा बी ऑप्शन है, इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से अप्रेमेय संख्या है, निम्नलिखित में से आपको अप्रेमेय संख्या बतानी है, इसमें से कौन सी संख्या अप्रेमेय संख्या है, इनको हल कीजिएगा। अंडरूट 9 का मान कितना होता है 3 होता है, 3 हो जाएगा। अंडरूट 81 का मान कितना होता है 9 होता है, तो ये 9 तिया 27, ये तो क्या हो जाएगा प्रेमेय, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अंडरूट 64 का मान कितना होता है 8, और अंडरूट 256 का मान होता है 16, तो ये भी नहीं होगा भाई। 625 और 50 की बात करें, 625 तो 25 का होता है, और ये होता है 25 गुना 2, तो ये लिख सकते हैं 25, अंडरूट 25 ये हो जाएगा 25 गुना 2, और अंडरूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, तो 5 अंडरूट 2 हो जाएगा। तो ये हल करेंगे तो 25 5 125 अंडरूट 2 हो जाएगा, तो फिर यही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। बाकी देखते हैं, इसको भी आगे हल करके देखते हैं। तो इसको तोड़ोगे तो 4 गुना 2, 4 गुना 2,
तो ये अंडरूट 4 का मान गुना इसको तोड़ोगे तो 64 गुना 2, 64 गुना 2। अब देखिए अंडरूट 4 का मान 2, फिर ये अंडरूट 2 हो गया, फिर अंडरूट 64 का मान देखिए 8, ये अंडरूट 2, अंडरूट 2 से अंडरूट 2 को करोगे 8 2 16, 16 गुना 2 16 2 32। ये क्या हो रहा है? प्रेम में हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समान आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में मैथ के 4 ही टॉपिक आते हैं। मैथ के 4 ही टॉपिक आते हैं भी। एक तो आपका आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको, संख्या पद्धति आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने संख्या पद्धति ही पढ़ रही है, संख्या पद्धति। एक दूसरा आपका आता है क्षेत्रमिति आता है, क्षेत्रमिति आता है। और क्षेत्रमिति में बात करें अपने, क्षेत्रमिति के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। सिर्फ आपके जो है वो 3D पार्ट है, 3D पार्ट है, 2D पार्ट नहीं है। तीसरा आपके आता है अलजेब्रा, बीजगणित। कौन सा आता है? बीजगणित है। पूरे बीजगणित नहीं है, इसके कुछ एक टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये अपने कुछ एक टॉपिक पढ़ेंगे। चौथा आपका आता है सांख्यिकी, सांख्यिकी, सांख्यिकी आता है। ठीक है, ये 4 ही टॉपिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे संख्या पद्धति है, इसमें अपने संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो इसके काफी सारे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। इसको काफी में कम से कम अपने 6-7 क्लास से लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति में मैं आपको 2D नहीं बताऊंगा, यहाँ पे 3D पढ़ेंगे। लेकिन 2D 3D पढ़ने के लिए 2D का ज्ञान होना जरूरी है, तो यहाँ पे इसकी बेसिक बातें आपको जरूर बताएं। बीजगणित है, बीजगणित के कुछ एक टॉपिक हैं। ठीक है, और सांख्यिकी है, सांख्यिकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसके क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, ये अपने आपके सिलेबस में बस 4 ही टॉपिक है, लगभग 20-25 क्लास के बीच में हो जाएगा। 20 से 25 क्लास का ही सिलेबस है आपका। ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग भी पढ़ेंगे अपने, रीजनिंग के भी है तो वो भी अपने 20-25 क्लास का ही है, तो आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। निम्न में से सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इन कथनों में से आपको क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। ऐसा क्वेश्चन उठता है भाई, कई बार पूछ लेता है। निम्न में से सत्य है, कौन सा सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या आ गया अभी? 11 नंबर का सत्य है निम्न में से सत्य। निम्न में से सत्य है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, इन कथनों पे आपको कथन का क्वेश्चन आता है, आपको आराम से कर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। मैं बात करूं सबसे पहले अपने प्राकृत संख्या पढ़ी, ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या पढ़ी थी। और प्राकृत संख्या उसके बाद में क्या पढ़ी थी? अपने पूर्ण संख्या। इस टेबल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद में अपने क्या पढ़ी थी? पूर्णांक संख्या पढ़ी थी, पूर्णांक संख्या। उसके बाद में आपकी थी प्रेम्य संख्या, क्या पढ़ी थी? प्रेम्य संख्या। और फिर क्या पढ़ी थी अपने? अप्रेम्य संख्या। फिर अपने पढ़ी थी वास्तविक संख्या, क्या पढ़ी थी? वास्तविक संख्या। और फिर उसके बाद में काल्पनिक संख्या। प्राकृत संख्याएं जो सारी की सारी किस में समाहित होती है? पूर्ण संख्या में समाहित होती है। पूर्ण संख्याएं सारी की सारी पूर्णांक संख्याओं में समाहित होती है, और पूर्णांक संख्याएं सारी की सारी प्रेम्य संख्याओं में समाहित होती है। और अप्रेम्य संख्या मैंने बताया, ये दोनों संख्याएं मिलकर के क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं बनाती है। और वास्तविक संख्याओं में ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? समाहित होती है। आप नीचे से उठाते चलिएगा। सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्रत्येक पूर्ण, ये तो ऊपर वाला आ गया, क्या ये इसमें समाहित है? ये इसमें समाहित नहीं है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। टेबल से आप आराम से कर सकते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्या जैसे प्रत्येक पूर्ण की बात कर रहा है तो पूर्ण में 0 भी होता है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं होगा। ये ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रेम्य संख्या होती है। पूर्ण संख्या एक प्रेम्य संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या एक प्रेम्य संख्या ऊपर वाला है, तो ये कथन भी सत्य होगा। ये ऑप्शन ही होगा इसका। और वैसे इसको देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में जैसे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ये क्या होता है? प्रेम्य होता है। जैसे -1 है, ये भी प्रेम्य होता है, माइनस तो ये भी प्रेम्य होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए अगला कथन भी देखते हैं, अगला कथन भी देखते हैं। प्रत्येक प्रेम्य संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक प्रेम्य संख्या, तो प्रत्येक प्रेम्य संख्या, ये तो क्या है? प्रेम्य ऊपर है, ये नीचे वाली है, तो ये तो इसमें पूरी समाहित नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे कट कर दो आप, या तो टेबल से, या फिर प्रेम्य संख्या जैसे 1/2 प्रेम्य संख्या होती है लेकिन वो पूर्णांक नहीं होती, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगी। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्णांक एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब पूरा पूरा वर्ग। पूर्णांक की बात करूं जैसे मैं 2 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत।
इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन होगा। कथनों के क्वेश्चनों को आप ध्यान से करना, में गलती के चांस ज्यादा रहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन डाले हैं मैंने कथन के भी। चलेगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का जो है तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था, ये यहाँ पे गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया। निम्न में से सत्य है, इसमें क्या बताना है आपको? सत्य कथन बताना है। सत्य कथन, सत्य कथन बताना है। सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन देखिए अपने, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, वैसे ही टेबल से प्राकृत नीचे होती है, फिर उसके बाद में पूर्ण, फिर उसके बाद में क्या होती है? पूर्णांक। ये तो ऊपर वाली आ गई, ठीक है, ये ऑप्शन कट कर दो, बस सीधा सा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या में लिखा जा सकता है। चलिएगा यहाँ पे अपने समिश्र संख्या, मैंने आपको बताया था कि वास्तविक और अवास्तविक तक ही पढ़ा था आपने। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भी आपकी समिश्र संख्या, समिश्र संख्या का वैसे तो क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं, यानी लेकिन समिश्र संख्या का आ सकता है, थोड़ा सा आपको कथन और इनमें दे सकता है। देखिएगा समिश्र संख्या कौन सी होती है? समिश्र संख्या होती है कॉम्प्लेक्स। समिश्र, बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको, समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक और अवास्तविक, वास्तविक समिश्र संख्या को लिखा जाता है जड़ से। वास्तविक और अवास्तविक संख्याएं मिलकर के क्या बनाती है? समिश्र संख्या। वास्तविक और अवास्तविक संख्या मिलकर के क्या बनाती है? समिश्र संख्या बनाती है। वास्तविक को अगर अपने ए कहें, अवास्तविक जैसे आयोटा बी लिखा जाता है, ये इसका क्या होता है? रूप होता है। जड़ बराबर ये बोल सकते हैं ए प्लस आयोटा बी। आयोटा का मतलब मैंने आपको बताया था, जो अनरूट के अंदर माइनस की संख्या होती है, जैसे -1 है तो ये क्या, इसका मान क्या होता है? आयोटा होता है। जैसे अनरूट में -2 है तो इसको आप अनरूट 2 आयोटा बोलो। जैसे अनरूट में 4 आयोटा है तो आप इसको बोलोगे 2 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या होता है? काल्पनिक पार्ट होता है। वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या का रूप दिया जा सकता है क्या? वास्तविक संख्या को, प्रत्येक वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता भाई, ये कथन भी गलत है, ये भी गलत है। हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। हर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में तो क्या होगा? प्रेम्य और अप्रेम्य संख्या शामिल होगी, जैसे √2 प्रेम्य नहीं होता है, काट दो इस ऑप्शन। प्रत्येक समिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। समिश्र संख्या को, प्रत्येक समिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं भी थोड़ा सा। प्रत्येक समिश्र संख्या, प्रत्येक समिश्र संख्या, जैसे मैं उठाऊं 4 + 3 आयोटा, क्या मैं इसको वास्तविक बोल सकता हूँ? ये एक समिश्र संख्या ही है, z बराबर, जैसे a की जगह मैंने 4 और इसकी जगह ये ले लिया, तो ये क्या वास्तविक बोल सकते हैं? ये तो काल्पनिक पार्ट आ गया, ये कथन गलत हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात करें, जैसे वास्तविक संख्या 3 है, 4 है, जैसे -1/2 है, 3/4 है, इसको अपने ये बोल सकते हैं 3 + 0 आयोटा, इसको बदला बी सही होगा, इसका बी सही आएगा इसका। प्रत्येक वास्तविक संख्या को समिश्र संख्या के रूप दिया जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को समिश्र रूप दिया जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को लिख सकते हैं, जैसे आप इसको ये भी लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, जैसे -1 2 प्लस इसको आप 0 आयोटा बोल सकते हैं। तो इसका मान, ये जो पार्ट है इसका मान 0 आ जाएगा, लेकिन ये क्या बदला जा सकता है? समिश्र में बदला जा सकता है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से सत्य है, में भी आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0 नहीं होती है, 1 होती है। ये ऑप्शन कट हो गया। प्रत्येक प्रेम्य संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती, ये भी नहीं होती। प्रत्येक प्रेम्य संख्या, जैसे प्रेम्य संख्या की बात करूं 1/2, ये प्राकृत नहीं होती। जैसे -4/1 ले लोगे तो ये भी नहीं होती, ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्णांक संख्या जैसे -3 है, पूर्णांक का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। प्रत्येक प्रेम्य, फिर यही सही होगा। प्रत्येक प्रेम्य संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। संख्या रेखा पर क्या व्यक्त किया जा सकता है? जैसे अपनी बात करें, जैसे ये संख्या रेखा है, प्रत्येक प्रेम्य संख्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे -1 है, -2 है,
या फिर 1/2 है तो 1/2 इनके बीच में आ जाएगा, 1/2 भी व्यक्त कर सकते हैं। तो संख्या रेखा पे इनको क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो मान आएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग होता है। एक पूर्णांक संख्या तथा उसके वर्ग का योग होता है, बताइए। एक पूर्णांक संख्या तथा उसके वर्ग का योग होता है, क्या होता है? सदैव एक सम संख्या होता है, सदैव एक विषम संख्या होता है, सदैव एक अविभाज्य संख्या होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग, पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग सदैव एक सम संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक की बात करें अपने तो पूर्णांक संख्या मैंने आपको बताया था, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? वोवल नंबर। पूर्णांक संख्याएं 0 से अनंत तक होती है, 0 से अनंत तक की संख्या, 0 से अनंत तक। इसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो ये देखिए पूर्णांक तथा उसके वर्ग का योग, जैसे मैं 0 उठाऊंगा तो 0 0 का वर्ग करूंगा तो ये तो 0 ही आएगा भी, सदैव एक अविभाज्य संख्या। तो ये तो छोड़ दीजिए, अपने आगे का एक उठाइए। एक का वर्ग क्या होता है? एक होता है। एक और एक 2 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है। जैसे मैं 2 को उठा के देखूंगा और 2 की स्क्वायर जोड़ूंगा, 2 है, 2 प्लस क्या हो जाएगा? 4, 4 और 2 कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। जैसे मैं 3 उठाऊंगा, 3 प्लस 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9, 3 प्लस 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 12। एक और एग्जाम्पल उठा के देख लेता हूं मैं, 4 है, 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16। क्या रिजल्ट आ रहा है? अभी मेरे पास मैंने 4 एग्जाम्पल, काफी एग्जाम्पल ले लिए प्लीज। ये भी एक सम संख्या प्राप्त हो रही है, ये भी एक सम संख्या प्राप्त हो रही है, ये भी एक सम संख्या प्राप्त हो रही है, ये भी एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो सदैव क्या होता है? एक सम संख्या होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सदैव एक सम संख्या होती है। सदैव क्या होती है? एक सम संख्या होती है। पूर्णांक संख्या की बात करें, सदैव एक सम संख्या होती है। विषम संख्या तो नहीं होगा अभी, अविभाज्य नहीं होगा, भाज्य होगा। अविभाज्य, अविभाज्य भाग जाएगा, इसमें 2 का जा रहा है ना, इसमें 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, तो अविभाज्य नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए, यदि ए और बी दो विषम संख्या हो तो बताएं निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है? ए और बी दो विषम संख्याएं हैं, तो इसमें से बताएं कौन सी सम संख्या है? ए और बी, जैसे ए बी विषम संख्या है और ये भी एक विषम संख्या है, तो इस ऑप्शन में से आपको बताना है, ये किस ऑप्शन पे डिपेंड करता है। इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी एक सम संख्या होगी, ए प्लस 1 होगी या ए प्लस बी होगी, सॉरी ए प्लस बी प्लस 1 होगी या ए प्लस बी होगी, ए बी का गुणा होगा या ए बी प्लस 1 होगा। तो अपने जैसे ए को मैं यहाँ पे ए को एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ, क्या है? विषम संख्या है तो 1 मान लीजिए, बी को आप 3 मान लीजिएगा, इनको जोड़िएगा। पहला ऑप्शन यही है, ए प्लस बी प्लस 1। देखें, ए प्लस बी प्लस 1, देखिए भाई ए का मान कितना है? 1, 1 प्लस 3 प्लस 1, बी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, जो विषम है। ये ऑप्शन तो कट कर दो भी। आगे ए प्लस बी देखिए, 1 प्लस 3, 3 और 1 की क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये तो सम बन रहा है भी, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे ए और बी का देखिए, 1 गुना 3, 3 आ रहा है, ये विषम बन रहा है। आगे देखिए अपने 1 गुना 3, 3 एकम 3, 3 प्लस 1, ये भी बन रहा है अभी 4, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अब अपने यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 5, एक अन्य एग्जाम्पल उठाता हूँ, 3 2 5, ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, सॉरी 5 3 और 8, 8 और 1 9, ये भी नहीं बनेगा। तो ये 5 3 8 ये बन जाएगा अभी। यहाँ पे अपने करके देखें, ए और बी का 3 गुना 5, 5 दिया 15, 15 प्लस 1 क्या बन रहा है? 16, ये भी बन रहा है अभी। इसमें से बी और डी ऑप्शन, ए बी का गुना। जैसे और एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, जैसे 3 और 7 को उठा के देखोगे, 7 के 21 प्लस 1, ये भी बनेगा, 7 3 10, ये का जो होगा निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या? ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी, ए और सॉरी बी और डी दोनों होंगे इसमें, बी और डी दोनों, बी और डी दोनों हो जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिस्टेक हुआ है। 1 से 100 तक की संख्या में 1 का प्रयोग हुआ है। 1 का प्रयोग कितनी बार होता है? काफी जोरदार प्रश्न है। 1 से 100 तक की गिनती में
एक का प्रयोग कितनी बार हुआ है। आपसे पूछ सकता है 1 से 100 तक है, 1 से 1000 तक है, एक का प्रयोग कितनी बार होता है, दो का प्रयोग कितनी बार होता है, तीन का प्रयोग कितनी बार होता है, चार का प्रयोग कितनी बार होता है, या जीरो कितनी बार आता है, ये पूछ सकता है। 1 से 100 तक की गिनती में जो एक आता है वो 21 बार आता है। कितनी बार आता है? 21 बार। इसका जो आंसर तो होगा वो सी ऑप्शन है। अब समझिएगा इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका क्लियर कर देता हूँ। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक यदि आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो एक ज्ञात करना हो या अन्य संख्या जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक होता है 0। इनके लिए जो फॉर्मूला होगा आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ये तो आते हैं 20-20 बार, मैं बता देता हूँ। ये तो आपके आते हैं, ये आएगा 21 बार, ये 20 बार आएगा, ये 11 बार। 1 से 100 तक की गिनती में जो जीरो आता है वो 11 बार आता है। अब आगे बात करें तो ये कितनी बार आएगा, आपका 300 बार आएगा, ये 301 बार आएगा, ये 4000 एक बार आएगा, ये 400 बार आएगा। ठीक है, क्या बता दिया भाई, 1 से 100 तक, सॉरी 1 से 100 तक, ये 1000 तक है, 1000 तक, और ये 10,000 तक, ये 10,000 तक। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनको निकालने का फॉर्मूला होता है n गुना 10 की पावर n-1 होता है। n गुना 10 की पावर n-1। n क्या है, n क्या है भाई, 1 से 100 तक देखना है, 1 से 100 तक, 100 तक देखना है। इसको निकालने का, ये संख्या निकालने, इसका क्या होता है, एक हमेशा प्लस एक बार ज्यादा होता है, इससे प्लस एक होगा। n गुना 10 की पावर n-1 प्लस 1 इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, 1 से 100 तक यदि आपको क्या देखना है, जैसे 1 से 100 तक देखना है, तो आपको यदि 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है या 5 देखना है, तो इसके लिए तो फॉर्मूला रहेगा आपका ये। और n की वैल्यू क्या होगी, n की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, जीरो कितनी बार है, 2 बार है, तो n की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 रख करके आपको यदि कोई भी चेक करना है, जैसे ये संख्या चेक करनी है आपको, तो यहाँ पे n का मान आएगा 2, और ये हो जाएगा 10 की पावर 2 माइनस 1, ये n-1 ही तो है। n की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 2 गुना 10 पावर 1, तो ये आ जाएगा 20। अगर आपको 1 से 1000 तक चेक करते हैं, 1 से 1000 तक चेक करते हैं, 1 से 1000 तक n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 गुना 10 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 गुना 10 की पावर क्या बचेगा, 2, 10 की पावर 2 का मान शो, ये 300 बार आएगा। और ये एक बार हमेशा +1 बताया ना, तो एक बार ज्यादा होता है। और जीरो की बात करें तो ये होता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है भी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो तक की गिनती में ये 11 बार आता है, और इसमें मैं आपको चलिए थोड़ा कंफर्म करके बता दूंगा अभी। ठीक है, तो आप किसी का भी ज्ञात कर सकते हो। इस सवाल के अंदर जो पूछा है, 1 से 100 तक की गिनती में एक का प्रयोग होता है, वो 21 बार होता है। याद रख लीजिएगा इसको, ये 20 बार आएगा, ये 300, फिर 400, फिर क्या, सॉरी 300, फिर 4000, फिर आगे 50,000, ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर आपका 1 लाख आ जाएगा, 10 लाख, कहीं तक भी पूछ सकता है आपसे, तो आप आराम से बता सकते हैं कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। अंक 301 से 399 तक की गणना करने में 3 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया, 3 का प्रयोग कितनी बार, अंक की बात कर रहा है, की बात कर रहा है, अंक 3, अंक 3 कितनी बार आया है ये पूछा है। अंक 3 कितनी बार आया है, 301 से कहां तक की बात कर रहा है, 399 तक की गिनती में गणना करने पर 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो समझिएगा इसको, 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो 3 का प्रयोग देखिएगा, इसमें एक तो अपने बात करें कि भी जैसे 301 है, तो यहाँ पे भी 3 का प्रयोग होगा, 302 में भी 3 का प्रयोग होगा, 301 से 399 तक देखना है, और 303 में भी 3 का प्रयोग होगा, 4 में भी 3 का प्रयोग होगा, यहाँ पे 2 बार हुआ है। देखिएगा, ये तो जो आएगा आपका, एक तो भी जैसे 301 है, ये देख लो पूरा, 302 है, 303 है। ठीक है, ये 303 में आएगा, फिर 13 में आएगा आपका, यहाँ पे देखिए आगे 23 में आएगा। ठीक है, और फिर आपका जो है 33 में भी आएगा। ठीक है, और फिर आगे आपका 43 में भी आएगा, फिर 53 में भी आएगा, और 63 में भी आएगा, 73 में भी आएगा, 83 में भी आएगा, 93 में भी आएगा। और क्या, ये अभी ये सारा का सारा, और ये सभी गिनतियों में आता है, सभी में आता है।
सभी में आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले, ये तो जो आएगा वो 301 से 99 तक, तो 99 हो गया, ये तो 99 बार तो ये आ गया, 99 बार तो ये आ गया। और ये देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार ये आ गया। और क्या बच गया अभी, और कौन सा बच गया? और एक जो लाइन होती है ना 301, 3 वाली लाइन होती है ना 33, हाँ 331 है, 332 है, ये लाइन भी आएगी, 333 है, 334 है, इस लाइन में भी 3 का प्रयोग हो रहा है, तो ये कितनी बार आ जाएगा? 10 बार ये आ जाएगा। अब इसको 10 बार ये आ जाएगा। और एक जो आपकी जो ये लाइन है ना, इसमें 330, इसमें भी क्या आएगा? 3 का प्रयोग, 30 में भी 3 का प्रयोग हो रहा है। बाकी तो ये तो अपने ले लिया, एक बार ये आ जाएगा। अब इस सभी को जोड़ोगे तो 99 और 100, 100 और 10, 110 और 121 बार आएगा। अभी कितनी बार आएगा? 121 बार आएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन करना भी इसकी आराम से चेक कर सकते हैं आप। तो कितनी बार आएगा? 121 बार आएगा। कहीं कोई किसी की गिनती 2 बार तो नहीं हो गई भाई ना? 301 से 99 तक, 301 से 399 बार तो ये आ गया अभी। और इसमें देखिए तो 3 है, 13 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आ गया आपका, ठीक है। और एक ये लाइन पूरी लिख लेते हैं। 31 में है, 32 में है, 33 में है, 34 में है, 35 में है, ठीक है, 36 में है, 37 में है, 38 में है, 39 में है, 40 में नहीं आएगा, 30 में, एक तो 330 में आ जाएगा। एक ये तो ले चुके हैं अपने आगे वाले, ये तो सारे 99 बार ले चुके हैं ना। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये 11 बार कौन सा ले लिया भाई? चलिएगा इनको योग करते हैं। 99 तो ये आ जाएगा, 11 बार ये आया, 11 बार में अपने ये भी आ गया ना, तो 99 फिर 10 नहीं आएगा, 9 आएगा, प्लस 9 आएगा। तो इस सभी को जोड़ें तो ये 99 और 119 बार आएगा, 119 बार। सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, बी नहीं होगा। यहाँ पे थोड़े से ऊपर अंक लिख दिए ना, दिखाई नहीं दे रहा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा, 119 बार आएगा। यहाँ पे मैंने गलती से एक तो ये काउंट कर लिया था 33 वाला, और एक ये 40 वाला 10 ये ले लिया, 2 कम हो जाएगी, 119 बार आएगा इसका, 119 चलेगा। और निम्नलिखित में से वास्तविक संख्या नहीं है, इसमें से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है? √2 वास्तविक संख्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 0 भी वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है। √2 में के अंदर ये क्या हो जाएगी? अवास्तविक संख्या होती है, अवास्तविक संख्या है, ये एक काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पूर्णांकों का संग्रह किस प्रतीक से व्यक्त किया जाता है? पूर्णांकों के संग्रह को किस प्रतीक से व्यक्त करते हैं? तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, वोवल नंबर नहीं होगा, जड़ से व्यक्त करते हैं। आई इंटीगर नंबर ये भी नहीं होगा भाई, ठीक है, जड़ आएगा इसका, सी ऑप्शन होगा। ध्यान रखना, पूर्णांकों के जो संग्रह है उसको जड़ से व्यक्त किया जाता है, और वैसे पूर्णांक संख्या को आई इंटीगर नंबर भी लिखते हैं। 0.666 है, ये 0.666 क्या है? 0.666 की बात करें तो 0.666 के ऊपर क्या लगा दोगे आप? बार। और जब ये बार हटता है तो बटे में कितना लगता है? जब जितनी संख्याओं के ऊपर बार हो उसका क्या लगेगा? 9 लगेगा। और अपने ये बार वाले क्वेश्चन स्पेशली पढ़ेंगे भी नंबर सिस्टम के अंदर, स्पेशली क्वेश्चन आगे आपके काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, तब मैं आपको ये जो प्रेमय रूप में बदलना या है वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको यहीं पे बता देता हूँ। पॉइंट से जब बार हटता है एक संख्या के ऊपर से, जैसे 0.5 है आपका, तो 0.5 का अगर आपने पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या लगता है? 10 लगता है। जैसे 0.125 है तो इसका मतलब 125 के बटे में क्या लग जाएगा? अभी 1000 लग जाएगा, क्योंकि एक के आगे 3 जीरो, 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है। ऐसे ही बार में क्या है, अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो बटे में क्या लगेगा? 9। जैसे ये है 2 3 के ऊपर बार है तो बटे में आपका क्या लगेगा? 99 लगेगा। और 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो उसके लिए आपका क्या लगेगा? 999 लग जाएगा। जैसे आपके पास है 1 2 3, इसके ऊपर बार है 100, ये आ जाएगा। और एक ये भी होता है, जैसे 1 2 3 10 के ऊपर बार है
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 2 3, ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने तो आपके क्या लगेंगे, 9 लगेंगे, और जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उनके क्या लगेंगे, 0 लगेंगे। तो 9 तो एक संख्या के ऊपर बार है, बाकी के 0 लगा दो। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। चलिए ठीक है, ऐसे कर देंगे। बाकी मैं आपको आगे स्पेशली अपने पढ़ेंगे भी, इसके क्वेश्चन आते पूछ लेता है इस टाइप का। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन के बीच में आया तो बता दिया आपको। 0.666 तो 0.6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, और बार हटेगा तो बटे में कितना लग जाएगा, 9, 3 से काट दीजिएगा तो 3 2 6, 3 3 9। ये क्या आ गई भाई, एक प्रेम्य संख्या बन गई, एक प्रेम्य संख्या बन गई, प्रेम्य संख्या बन गई। तो ये प्रेम्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं होगा, अप्रेम्य भी नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रेम्य संख्या होगा। सबसे छोटे अभाज्य संख्या, पीछे की जो कल की क्लास थी मैं उसके अंदर आपको पीछे वाली क्लास में बता चुका हूं कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी, ये सारी अपने नोट करके मैं आपको स्पेशली लिखवा चुका हूं, तो इस क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगता। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ये तो अभाज्य नहीं होती, भाज्य अभाज्य नहीं होती, 4 भी नहीं है अभी, 4 क्या है, भाज्य, 3 तो सम नहीं है, 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य की बात कर रहा है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये वाले में भाज्य था ना, भाज्य। विषम की बात करें तो ये 5 क्या है, अभाज्य, 3 क्या है, अभाज्य, एक भी है भाज्य अभाज्य कुछ नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है। तो विषम की बात कर रहा है तो नो, सी ऑप्शन हो जाएगा, कभी सी ऑप्शन हो जाएगा। ई व पाई है, मैंने आपको बताया ई व पाई क्या होती है, अप्रेम्य संख्या होती है, बी ऑप्शन, ये भी आपको बता चुका हूं। 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक मैं आपको बता चुका हूं भी। 1 से 25 तक कितनी होती है, 9 होती है। 1 से 50 तक कितनी होती है, 1 से 50 तक होती है वो कितनी होती है, 15 होती है। 1 से 75 तक कितनी होती है, 21 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है, 25, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा, 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। फटाफट इन प्रश्नों को करते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल देखना है। 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, अब देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे अपने योगफल है, अगर आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो आपको जैसे संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का या लगातार संख्याएं दी है, लगातार संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है, जैसे प्राकृत संख्या है, ठीक है, लगातार n+1/2 मिले, ठीक है। अगर आपसे कहे कि सम संख्या का, सम संख्या का, विषम संख्या का योगफल, ठीक है। अगर आगे आपसे कह दे बीच में से अगर कोई संख्या आती है तब उसके लिए अलग सूत्र हो जाएगा, n+1 होता है n², ठीक है, इसका n² ही होता है ना, इसका n² हो जाएगा, ठीक है। आगे वर्गों का, घनों का, तो जैसे आपको गुणजों का दे देगी 20 के 40 गुणजों का क्या होगा, तो उसके लिए भी आपको अलग अलग फॉर्मूले, इस टाइप के आपको किताब के अंदर काफी सारे फॉर्मूले मिलेंगे। लेकिन अपने जो पढ़ेंगे फॉर्मूले से नहीं पढ़ते हुए मैं आपको इसकी सीधी सी एक ट्रिक बता दूंगा, बाकी फॉर्मूले भी आपको बताते हुए चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले से भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले से भी 5-10 सेकंड में हो जाता है, कोई बड़ा नहीं है। और यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो अलग अलग फॉर्मूले, जैसे पेपर में अगर आगे आपका सवाल की 1 से 20 तक की सम संख्याओं का, या 50 प्रथम 50 सम संख्याओं का, या पूर्ण संख्याओं का, या पूर्णांक संख्याओं का, या फिर 20 के 40 गुणजों का, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें काफी सारे सूत्र हो जाते हैं, 10-15 सूत्र हो जाते हैं, तो इसको याद रखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, कई बार सूत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा सम का होगा, कौन सा विषम का होगा, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको क्या कह दे, कोई लगातार संख्या आ जाए, कैसे, जैसे ये आ जाए लगातार संख्या ना, ये 1 2 3 4 5 कहीं से भी स्टार्ट हो, चाहे 5 6 7 8 9, जैसे, या फिर ये आ जाए 51 52 53 54 55, ठीक है, 56 57 58, ये भी लगातार संख्या। जैसे ये लगातार संख्या आ जाए
लगातार संख्या आ जाए, या फिर आपकी क्या आ जाए, सम संख्या आ जाए। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, ये सारी संख्या तो बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे बीच में भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होनी चाहिए लगातार, ठीक है। या फिर क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या होती। या बीच में से आ जाए 31, 33, कहीं से भी स्टार्ट होनी चाहिए लगातार स्टार्ट होने के बाद। या फिर क्या आ जाए, गुणज आ जाए। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, जैसे 3 का पहाड़ा, 3, 6, 9, 12, 15, कहीं तक के भी 20 गुणज हैं। जैसे 5 के आ जाए 5, 10, 15, 18, फिर उसके बाद में 21, सॉरी 5 के थे भी 15, फिर उसके बाद में 20, फिर 25, 30, ठीक है, ये आ जाए। या फिर 6 के गुणज आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे एक एक अंतर से चल रही है, ये भी एक एक के अंतर से चल रही है, ये दो दो के अंतर से चल रही है, सारे के बीच में दो दो का अंतर है, इनके बीच में दो दो का अंतर है, इनके बीच में दो दो का अंतर है, इनके बीच में तीन तीन का अंतर आएगा, इसमें 5 5 का अंतर आएगा। तो ये क्या बन जाएगी, एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस बन जाएगी आपकी। और जहां पे भी समांतर श्रेणी बने, क्या बने, समांतर श्रेणी बने, समांतर श्रेणी बने, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, योगफल का सूत्र लगा दीजिएगा। वहां पे आप क्या निकाल लीजिएगा, औसत निकाल लीजिएगा। औसत क्या होता है, इनका मध्यमान होता है। क्या होता है, मध्यमान। और मध्यमान कैसे निकलता है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। और योगफल का जो आपका सूत्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा औसत गुना संख्या। तो औसत गुना संख्या क्या कर देंगे, औसत गुना संख्या कर, क्या कर देंगे, औसत गुना संख्या। तो जितनी औसत मैंने आपको बता दिया, मध्यमान पहली लास्ट जोड़ दो, बस सिंपल सा है। पहली और लास्ट को जोड़ करके क्या कर दो आप, पहली और लास्ट को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड करके जितनी संख्याएं हैं, जितनी सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं या आपकी गुणज हैं, जितने भी हैं उनको औसत गुना संख्या लगा, सीधा सा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए, योगफल। बस यहाँ पे आपको योगफल निकालना है, तो योगफल के लिए आप ये सूत्र लगा दीजिएगा। तो कैसे निकालोगे, औसत गुना संख्या लगा, औसत गुना। और मैंने बताया जब भी क्या बने, एपी बने, एपी, वहां पे औसत क्या होता है, औसत होता है मध्यमान। क्या होता है, मध्यमान। और मध्यमान कैसे निकलता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अब देखिएगा इसका योगफल निकाले अपने, योगफल आराम से हो जाएगा, ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और आपको फॉर्मूले वगैरह ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। योगफल हो जाएगा पहली लास्ट 101 बटे 2, 1 से 100 तक 100 संख्या है, गुना कर दो 50, 50 को इससे करोगे 5050, अपने पास भी ऑप्शन है। या फिर आप फॉर्मूला लगाइए, एन, एन प्लस 1 बटे 2। एन की वैल्यू क्या है, एन का मान 100 ही तो है, 100 गुना 101 बटे 2, काटोगे तो वही चीज तो आ रही है भाई, 5050 तो आ रहा है। चलिएगा नेक्स्ट, 51 से 200 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। अब आपको नया फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन अपने पास तो तरीका है भी, फॉर्मूला नहीं याद रखना। अपने पास क्या है, तरीका है, अपने तो तरीके से करेंगे। 51 प्लस 200 बटे 2 गुना संख्या, कितनी संख्याएं हैं, 51 से 200 तक की संख्याएं हैं, तो इसमें 50 तक की संख्याएं शामिल नहीं की है। 1 से 200 तक 200 संख्याएं होगी, 50 शुरू वाली, शुरू की जो 50 संख्या वो शामिल नहीं की, तो कितनी संख्या बची, 150 संख्या बची। काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 251 गुना 75, 251 को 75 से गुना कर दीजिएगा। तो 251 को अगर अपने 75 से गुना करें, 251 को 75 से गुना कर दें, ठीक है, 5 एकम 5, 25 5 125, 7 एकम 7, 25 7 175, 5 7 5 12, 25 लास्ट में इसी के हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अभी। 5 तो 7 और 1 8, 8 18 825, ए ऑप्शन हो जाएगा। का योगफल आ जाएगा, वो आएगा 18,825, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा, और प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योगफल, काफी इंपॉर्टेंट, पूर्ण संख्याओं का
दो पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी क्या होगी 1, तीसरी क्या होगी 2, चौथी क्या होगी 4। ऐसी 100वीं पूर्ण संख्या क्या होगी 99 होगी। ध्यान रखना, 100 नहीं होगी 100वीं पूर्ण, क्योंकि इसमें जीरो भी शामिल हो गया ना। पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो गया, 1 से 100 तक तो 100 संख्याएं होगी भी, 100 संख्या नहीं होगी। लास्ट की जो संख्या होगी वो 99 होगी, इसमें जीरो शामिल हो गया तो 99 पे जाकर के 100 संख्या कंप्लीट होगी। योगफल पहली प्लस लास्ट, 0 प्लस 99, पहली तो 0 ही है भी, 0 प्लस 99 बटे 2 गुना संख्या 100 संख्या, काट दो 50, 50 से करोगे 9 5 45, 9 5 45, 4950, बी ऑप्शन। प्रथम 200 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 200 सम संख्याओं का योगफल, पहली 200 सम संख्या, पहली संख्या क्या होगी 2, दूसरी क्या होगी 4, तीसरी क्या होगी 6, ऐसे 200 संख्याएं कहां पे जाके कंप्लीट हो जाएगी 400 पे। एन का, वैसे आप एन से भी कर सकते हो, एन का मान यहाँ पे क्या है 200 सम संख्या है तो 200 हो जाएगा, ठीक है। और सीधा सा अपने पास तो तरीका है 402, 402, 400 और 2 जोड़ोगे 402 बटे 2 गुना 200 संख्या काट दो, बस सीधा सा 40,200 आ जाएगा, 40,200 ऑप्शन। 200 सम संख्या है, एन, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन ही तो होता है, तो हो जाएगा 200 गुना 201, अब इनको गुना करोगे तो यही आ गया 40 ऑप्शन। 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का, 1 से 100 तक की बोल रहा है, 1 से 100 तक जितनी विषम संख्याएं आ गई, पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी, दूसरी 3 हो जाएगी, तीसरी 5 हो जाएगी, ऐसे लास्ट में जो संख्या होगी 99, ठीक है। और अपने को पता है 1 से 100 तक 50 सम संख्याएं होती है और 50 ही विषम संख्याएं होती है, टोटल 100 संख्याएं होती है। योगफल पहले प्लस लास्ट जोड़ दीजिएगा, तो ज्यादा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, सीधा जोड़ते चलिए, कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपको। 99 प्लस 100, 100 बटे 2 गुना संख्या कितनी 50, काट दो 50, 50 को 50 से करोगे 2,500, बी ऑप्शन। चलिए आगे नेक्स्ट, काफी क्वेश्चन पढ़ने के। 51 से 200 की मध्य की सम संख्याओं का योगफल, 51 से 200 की मध्य की विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो 51 से 200 के बीच में कितनी सम संख्या, सॉरी विषम नहीं सम, 51, 51 के बाद में सम संख्या क्या होगी 52 होगी, फिर इसके बाद में 54 होगी, फिर लास्ट क्या होगी मध्य बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला है मध्य। मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य के अंदर पहले और लास्ट संख्याएं शामिल नहीं होती, तो पहली तो इसमें 51 है, ये तो वैसे ही शामिल नहीं, 200 शामिल नहीं होगी इसमें, 198 योगफल वही लगाइएगा, पहली और लास्ट 98, 198, इसमें 2 जोड़ोगे तो 200, 200 और 50, 250 हो जाएगा बटे 2 पुनः यहाँ पे संख्या। अब ध्यान दीजिएगा कितनी संख्याएं हैं, 51 से 200 तक 150 संख्याएं होगी, तक की बात कर रहा हूं, 150 संख्याएं होगी, ठीक है। इसके मध्य सम संख्याएं कितनी हो जाएगी, 51 से 200 तक 75 सम संख्याएं होगी, कहने का मतलब कि 51 से 200 तक 75 सम संख्याएं हो जाएगी, इसमें टोटल 150 संख्याएं होगी, इसमें आधी सम संख्याएं होगी, आधी विषम संख्याएं होगी, टोटल 150 संख्याएं हैं, सम संख्याएं 75 होगी और विषम संख्याएं 75 होगी, लेकिन यहाँ पे 200 शामिल नहीं है भाई इसके अंदर, तो टोटल कितनी संख्याएं होगी 74 संख्याएं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात, इसको काट दो 37, 0 25 आता है 175, 17 अंतल 25 दिया 75, 75 और 17 जोड़ोगे जाएगा आपका 7 5 12, 7 8 9 92 50, ऑप्शन हो जाए। आराम से कर सकते हैं, अभी कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक फॉर्मूला। 15 के 22 गुणजों का योग बताइए, 15 के 22 गुणजों का योग बताना, 15 का पहला 15, दूसरा 30, 15 दिया 45, ऐसे लास्ट में गुण अपने को पहला और लास्ट चाहिए, 15 का 15, चौथा गुना चाहिए तो 15 को 4 से गुना कर दो, पांचवा चाहिए तो 5 से गुना कर दो, छठा चाहिए तो 6 से गुना कर दो, मेरे को 22वां गुण चाहिए भी, 15 को 22 से गुना कर देता हूँ, 15 दूआ 30, 15 दूआ 30 और 3 33, 330, योगफल क्या हो जाएगा पहली लास्ट बटे 2, पहली लास्ट 330 और 15 45 बटे 2, संख्याएं कितनी है 22 गुणज लेने तो 22 संख्याएं लिए इसने, काट दो 11 से, 11 5 55, 5 68, 11 चौका 44, 44 और 5 49, 4 68, 11 33 और 4 37, 37 और 50, ऑप्शन बस आराम से एक सूत्र से काम चलाइए।
50 के 40 गुणजों का योग क्या होगा? 50 के 40 गुणजों का योग देखना है। 50 का पहला गुणज 50 होगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 150 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। ऐसे लास्ट गुणज देखेंगे तो 4 5 20, 2000 हो जाएगा। योगफल पूछा है, पहली और लास्ट को जोड़िएगा। 2000 2050 कितने गुणज हैं? 40 गुणज हैं, 40 से गुना कर दो, ये क्या आ जाएगा? 1025। 1025 गुना 40, 1025 को 40 से गुना कीजिएगा, 0 और 4 5 20, 2 4 2 8 2 10, 41,000 आ जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। दो सम संख्याओं का योग होता है, दो सम संख्याओं का योग होता है सदैव सम संख्या, सदैव विषम संख्या, सदैव भाज्य संख्या, इनमें से कोई दो सम संख्या। जैसे मैं सम संख्या को उठाऊंगा, दो सम संख्या है, 4 भी सम है, मैं इसको जोड़ के देखूंगा 6 आ रहा है, जैसे मैं 4 और 8 उठा लेता हूँ, 12 आ रहा है, जैसे मैं 12 और 22 उठाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। 34 ये भी सम बन रहा है, ये भी सम बन रहा है, तो सदैव क्या होता है? सम होता है। सदैव क्या होता है? सम होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सम आएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, 1 करोड़ के बराबर होता है। 1 करोड़ के बराबर क्या होता है? 1 करोड़ के बराबर क्या होता है? 1 करोड़, 1 करोड़ के बराबर 100 लाख, 1000 लाख, 10 लाख या 100,000। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 2 2 4 5 6 3 2 5 6 7, इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 10 लाख उसमें हो जाएगा। तो इससे आगे 5 जीरो आ गए, 5 जीरो को क्या बोल सकते हैं? लाख, तो ये हो गया 100 लाख बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 100 लाख का जो आंसर आएगा 100 लाख, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 100 लाख आएगा इसका। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। अपने काफी सारे संख्या पद्धति में क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो टॉपिक है वो 4 ही टॉपिक है, और संख्या पद्धति के अंदर आपके जो आएगा इसमें शांत है, अशांत के भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, काफी सारी संख्या के क्वेश्चन भी बनेंगे, इसमें आपके घातांक करने चिन्ह के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, अपने काफी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे।